हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 8th क्लास के चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना को कवर करेंगे। हमने सेकंड चैप्टर में व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है वो किस तरह हो रहा है, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस तरह चलाया गया। यहाँ पर फर्स्ट जो पिक्चर दी गई है, इसमें दिया गया है कि 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव है, मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करता है। कंपनी अब दीवान बन गई है। अब कंपनी क्या दीवानी मिल गई है उसे, तो क्या होगी, दीवान बन गई है। 12 अगस्त 1765 की बात है कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। मतलब जो उस टाइम पे इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें क्या हुआ, उसे अब दीवानी मिल गई है। लेकिन जो क्या है कि ये हुआ तो एक छोटे से उसमें हुआ होगा, तंबू में हुआ होगा। लेकिन क्या करते थे अंग्रेज अपनी जीत को एक भव्य समारोह के रूप में दिखा देते थे। और यह चित्रकार उस चित्रकार ने बनाया होगा जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा दिया होगा। यानी कि वे छोटी सी भी अपनी जीत को एक हाईलाइट करके बड़ी जीत बना देते थे। अब बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब जमीन का शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का उन्हें रास्ता ढूंढना था, जिसे कंपनी के जो बढ़ते खर्चे थे उसके लिए आमदनी जुटाई जा सके। तब उन्हें दीवानी मिल गई है। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ख्याल रखना था कि अपनी जरूरतों की चीजें वो खरीदती बेचती रही। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे लोगों को भी शांत रखना है, जो गांव देहात में पहले ही शासन चला चुके हैं, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर उसे आगे बढ़ना है। और उसके पास अभी भी जो है काफी ताकत और सम्मान था। स्थानीय सत्ता में जो लोग थे उन्हें भी नियंत्रित करना जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब यह काम कैसे हो, आय के साधन कैसे जुटाए जाए, उपनिवेश कैसे बनाया जाए, है तय किए गए मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। अब इसी की बात हो रही है। कंपनी की आमदनी देख लेते हैं। कंपनी दीवान तो बन जाती है, लेकिन अब भी क्या है, खुद को व्यापारी ही मानती है। भारी भरकम लगान तो चाहती है, लेकिन आकलन और वसूली के लिए कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम से कम कीमतों पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। 5 साल के भीतर कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। अब क्या हो रहा है, 5 साल के भीतर अगर कीमतें दुगनी हो रही हैं तो ये कितना बड़ा मुनाफा वे कर रहे हैं। 1865 की बात है। पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब क्या हुआ, बंगाल की दीवानी मिलने से वहाँ से इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी। यानी कि अब इंग्लैंड से भी पैसा सोने चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो यहीं से पैसा इकट्ठा करके यहीं का सामान यहीं खरीद लेती थी। जल्दी जाहिर हो गया कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर जो है गांव छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचना पड़ रहा है। अब अंग्रेज जो है दबाव बना रहे हैं कि वे अपनी चीज़ों को उन्हीं की मुताबिक कीमतों पर बेचें। तो क्या होगा, बस जो अर्थव्यवस्था है वो तो डगमगा जाएगी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे, किसानों कारीगरों का उत्पादन गिर रहा है, खेती चौपट होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इस तरह की हालत अब कहाँ की हो गया, ये हो गया बंगाल की। 1770 में बंगाल में अकाल आ जाता है। 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई इसमें, और 1/3 जो आबादी थी इस अकाल में लगभग समाप्त हो गई। अब खेती में सुधार की जरूरत। अर्थव्यवस्था जब संकट में आ जाती है तो क्या होता है, कंपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के अफसरों को लगने लगा कि अब जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यानी कि जब तक अकाल नहीं आया, जब तक जो 1 करोड़ लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक वे अपना मनमाफिक काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें सोचना पड़ा इस तरह। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अब ये बहस चलने के बाद क्या हो रहा है कि अब कुछ नया बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो उन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के ऊपर रूप में मान्यता दे दी जाती है। किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा उन्हें दे दिया गया। अब उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि थी वो स्थायी रूप से तय कर दी गई, जिसका नाम ही स्थायी बंदोबस्त है कि एक राशि स्थायी तय कर दी गई है। और जमींदारों को, तालुकादारों को इस चीज़ की, जो राजा है वहाँ के, उन्हें जिम्मेदारी दे दी कि वे किसानों से कर इकट्ठा करेंगे और कंपनी के यहाँ जमा कर देंगे।
भविष्य में कभी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को अब प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि राज्य की ओर राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब ये लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस का वो दिया गया है, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? कॉर्नवालिस थे। अब समस्या क्या थी? स्थायी बंदोबस्त की भी, किसी भी योजना को लागू करें उसमें कुछ ना कुछ समस्या तो आती है। अब स्थायी बंदोबस्त की भी समस्या थी। कंपनी के अफसर पा रहे थे कि जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे, कि कंपनी के अफसरों ने क्या पाया कि जो जमींदार हैं जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। कंपनी ने जो राजस्व तय किया उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उसकी जमींदारी छीन ली जाती। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी, मतलब जमींदार से छीनकर किसी और को दे देती थी। 19वीं सदी के पहले दशक में हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आ गया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब स्थायी बंदोबस्त कंपनी ने लगाया हुआ है तो कंपनी को तो फायदा नहीं हो रहा। अब किसकी आमदनी बढ़ रही है? अब जमींदारों की आमदनी बढ़ रही है, क्योंकि वह हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। मतलब उन्हें अपनी आमदनी दिखाई दे रही है, उन्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। अब किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल लेते थे, उन्हें जमीन में सुधार करने की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों की व्यवस्था जो थी बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था बहुत ज्यादा था, जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर जो महाजन हैं उनसे कर्ज भी लेना पड़ता। लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता। अब एक नई व्यवस्था आती है। अब एक नई व्यवस्था, अंग्रेज हैं जो स्थायी बंदोबस्त कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था, अब तो वे नई व्यवस्था उन्हें लानी पड़ेगी। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारी को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अब वो बदलाव क्या है? वो स्थायी रूप से राजस्व तय करके कि काम नहीं चलाया जा सकता जब उन्हें ज़्यादा और अपने व्यापार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत हो। तो वे क्या करते हैं? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का जो ज़्यादातर हिस्सा फिलहाल में उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पश्चिम प्रांतों की बात हो रही है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। व्यवस्था क्या थी? 1822 में लागू की गई। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसे बचाए रखना चाहिए। उसके आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीनों की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह माहल बोला जाता था से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगा लिया। मतलब जो भी वहां से इकट्ठा हो रहा था राजस्व, उसके हिसाब से उन्होंने लगाए, राजस्व का हिसाब लगाया। और राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया, बल्कि इन्होंने स्थायी नहीं किया उसे, समय समय पर उसमें संशोधन की गुंजाइश रखी गई। तो राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया। अब जमींदारों से हटा लिया गया, गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसे माहलवारी बंदोबस्त कहा जाता है। अब मुनरो व्यवस्था देख लेते हैं। मुनरो व्यवस्था हुई ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो भारतीय इलाके थे, स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था हुई वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड थे ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाके इस व्यवस्था को आजमाकर देख भी लिए थे। तो अलेक्जेंडर रीड ने इसका जो मतलब एक बोलते हैं डेमो था वो कर भी लिया था। और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। अब मुनरो की व्यवस्था भी लागू हो गई है। रीड और मुनरो को लगता था दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि सीधे किसान और रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये किसका मानना था? ये था मुनरो का मानना। सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्या था, नई व्यवस्थाएं लागू तो हो रही थी, लेकिन कुछ साल के भीतर ही उनमें मतलब कुछ ना कुछ कमी दिखाई देने लगती। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे, रैयत गांव से भाग रहे हैं, बहुत सारे गांव वीरान हो गए।
जो आशावादी अफसर थे उन्हें उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। अब कंपनी अपने हिसाब से खेती कराने पर जोर लगा रही है। इसके लिए लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश है था वहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो इस तरह जो अंग्रेज हैं वो मजबूर कर रहे हैं किसानों को कि वे अपने एरिया में ये फसल उपजाएं। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को पैदा करने के लिए मतलब फैलाने के लिए उन्हें कई तरीके अपनाए। इसमें ऐसी उनकी जो एक फसल उत्पादन की ऐसी तकनीक को अच्छी तरह से आगे समझेंगे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है, ये पॉइंट दिया गया है। चित्र जो 5 और 6 दिए गए हैं, सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर बनाई गई हैं। जो 5 में तस्वीर बनाई गई है, भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार द्वारा विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए जो फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। नील जो कहा जाता है उसका इस्तेमाल वहाँ किया गया है, जो चित्रकारी है सूती कपड़े पर उस पर किया गया है। इन छापों में वह जो नील है नाम के पौधे से निकाला जाता था, जो नीला रंग है। बात की जो 19वीं सदी में के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा, और भारत उस टाइम पे दुनिया में सबसे बड़ा नील का स्रोत था। भारत में नील की मांग क्यों है, अब देख लेते हैं। नील का जो पौधा होता है वो मुख्यतः क्या होता है, उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कब तक, 13वीं सदी तक। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, कीमतें ज़्यादा होती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा जो था शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में भी यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के जो वोड उत्पादक थे उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब वोड के जो उत्पादक थे वे क्या कह रहे हैं कि आप नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, ताकि मतलब जो हमारा जो नील है वो अच्छा कीमतों पर बिकता रहे। मगर कपड़े को रंगने वाले को तो नील को ही पसंद करते थे। अब कपड़े को जो रंगने वाले हैं अगर वो नील को पसंद करेंगे तो नील के आयात पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था और वोड से जो मिलने वाला रंग था वो बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय जो कपड़ा उत्पादक थे नील के आयात पर लगने पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सैन डोमिंगो में बात हो रही है। फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश जो लोग थे नील की खेती करने लगे। नील की खेती होने लगी तो बहुत सारे जो उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में भी नील के बागान सामने आ जाते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर में भारत में नील की मांग और बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण की स्टार्ट हो चुका है। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। कपास उत्पादन होगा तो कपड़ा ज़्यादा बनेगा, कपड़ा ज़्यादा बनेगा तो नील की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो कपड़ों की रंगाई मांग तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उस दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो जाती है। अब बंद हो गई है तो 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब ये नील कहाँ से मिल सकता था, यह नील मिल सकता था भारत से। अब यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। यही कारण था कि जो अंग्रेज थे यहाँ पर लोगों को मजबूर कर रहे थे। ये 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था वो पूरी दुनिया के बाजारों में छा जाता है। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। मतलब 30% नील किससे था, भारत से था। 1830 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय हिस्से 95% हो चुका था। अब देखिए
इतने कम टाइम में कितना अंतर आया कि 1788 में 30% था और 1810 में 95% जो भारतीय नील था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और जो व्यावसायिक एजेंट थे नील के उत्पादन में पैसा कमाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्हें नील के बागान लगा लिए। इनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को भी तैयार रहते थे। तो इस तरह नील की खेती उनके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, पहले से देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सैन डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले जो अफ्रीकी गुलाम थे 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला डाला और धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती क्या होती है, वो ठप हो जाती है। अब नील की खेती कैसे होती है देखते हैं। नील की खेती के दो तरीके होते हैं, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करता है, तो वह जमीन खरीद लेते हैं या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते हैं और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते हैं। निज खेती की समस्याएं क्या हैं। बागान मालिकों को निज खेती का जो क्षेत्रफल है फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे जो खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह जमीन उन्हें कहाँ मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया, वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता है। अब क्या कंपनी भी चाह रही है कि नील की खेती कराना और किसान भी चाह रहे हैं, तो क्या होगा, टकराव और तनाव तो पैदा होगा ही। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती। मजदूरों की ज़रूरत से भी ज़्यादा उस समय होती जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते। मतलब धान की खेती में व्यस्त हैं तो मजदूरों की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे बैलों की ज़रूरत थी। 1 बीघा जो नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जो है जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना, उनका रखरखाव भी एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, तो इन्हें क्या होता था कि नील के उत्पादकों की जरूरत होती थी। उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में जिस टाइम पे व्यस्त रहते थे। 19वीं शताब्दी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाते थे और इस व्यवस्था के तहत नील की जो पैदावार है वो 25% से भी कम जमीन में आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब रैयत की जमीन पर नील की खेती देख लेते हैं। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। मतलब एक बॉन्ड जो है वो साइन करा लेते थे इस तरह से कि कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। मकल कि जो अगर उनके बॉन्ड पर उनके साथ सहमत हैं तो वे क्या करेंगे कि उन्हें कम रेट पर ही कर्जा मिल जाएगा नील उगाने के लिए। कर्जा लेने वाले रैयत को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होगी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते, जबकि मिट्टी को तैयार करने और बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकार के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद जो फसल है बागान मालिक को सौंप दी जाती तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता। मतलब इस तरह की ये जो किसान है वो कर्जे, इस बार फसल कर्जा लेकर फसल उपजाई, अगली बार के लिए भी फिर कर्जा लेना पड़ता था। तो वो यही चक्र चलता रहता था। वह जो यही चक्र है वो दोबारा उन्हें मिल जाता। जो नील है वो आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखानों में स्थित वेंटस जो होद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। होद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता। और जब पौधे किण्वित हो जाते तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता और द्रव्य को एक और होद में छान लिया जाता। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। दूसरे होद में क्या होता था, बीटर वॉट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता और पेंडलों से खंगाला जाता। जब ये द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता तो होद में चूने का पानी डाल दिया जाता
और नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी, ऊपर साफ द्रव्य निकल आता। द्रव्य को छान कर अलग कर दिया जाता। नीचे जमीन जो नील की गाद थी वो नील की लुगदी को दूसरे कुंड निर्धारण कुंड में डाल दिया जाता। उसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता। तो इतनी मेहनत से नील तैयार किया जाता था। तो क्या होता कि शुरू हो जाता, और इनमें जो किसान थे अपने पहले कर्जों से बहुत आकर्षित थे। उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है। मतलब यही चीज है कि एक के बाद दूसरा कर्जा लगातार दिया जा रहा है, तो उन्हें पता चल रहा है कि हम तो लगातार ही कर्जे में ही हैं, हमारी खेती करने का कोई फायदा नहीं है। अब उन्हें नील की जो कीमत मिलती बहुत कम होती थी। कर्जों का सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होता। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे किसान अपने बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी आती, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी। मतलब वो खेती जो नील की होती है खेती, वो जमीन को मतलब उसकी उर्वरता को खत्म कर देती थी। नील विद्रोह और उसके बाद की बात देख लेते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैलता है, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। तो वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, न ही बागान मालिकों के लठियालों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। अब नील के किसान क्या है? नील के किसान इस टाइम पे चुप बैठने को तैयार नहीं है कि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिलेगी। लेकिन जो लोग इसमें दबे होते थे वे हमेशा ही बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। अब नील रैयतों ने सोचा कि जमींदार और मुखिया भी उनका समर्थन करेंगे, और बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं के से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया, लठियालों के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ी और रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब 1857 का विद्रोह हो गया तो क्या कि ब्रिटिश सरकार में थोड़ा सा डर पैदा हुआ था। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की सर्दियों में इस इलाके का दौरा करते हैं। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले इंडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो एशले इंडन जो हैं उन्होंने कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के जरिए लोगों में खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। अब ये खबर भी फैल जाती है कि खेती नहीं करने का हुक्म दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिले की ओर चल पड़े और रैयतों की दुर्दशा और बागान मालिक की ओर से जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। नील आयोग का भी गठन होता है। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदा का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का जो उत्पादन था वो धराशायी हो गया। बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण हो जाता है। व्यवसाय भी उनका बुरी तरह प्रभावित होता है। वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने यहाँ का दौरा किया और नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पे एक दिया गया है पॉइंट, भीख मांग लूंगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। तो ये हाजी मुल्ला नील काश्तकार थे
इनसे बातचीत का एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।